मुझे काफ़ी बार एक क्वेश्चन जो है वो आया है अपने लाइव सेशंस में, खासकर और स्पेशली उन वीडियोस में जो मैंने वर्कआउट से रिलेटेड बनाए हैं, चाहे वो मैंने फ्रीक्वेंसी को लेके या टेम्पो ट्रेनिंग या मसल गेन वगैरह को लेके जो भी वीडियोस अभी तक बनाए हैं, ई बुक्स लिखी हैं, उन सब में मुझे एक क्वेश्चन आया है कि सर क्या हम मसल साइज इंक्रीज किए बिना अपना स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर सकते हैं या वेट गेन किए बिना स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। अब काफ़ी जो मेरी ऑडियंस है इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि वो उनसे पर्टेनिंग जो है उनको इस चीज़ में कोई इंपॉर्टेंस नजर नहीं आती, स्पेशली वो लोग जिनका एम हाइपरट्रॉफी है यानी मसल बिल्डिंग। अब इसमें कौन आता है? इसमें आता है मैक्सिमम लोग जो जिम में जाते हैं, जिनका एम हाइपरट्रॉफी है, वो खुश हैं एक मस्कुलर लुक से। ऑन द अदर हैंड जो बॉडी बिल्डर्स और फिजिक एथलीट्स हैं, उनके केस में भी ये चीज़ है कि उनको भी हाइपरट्रॉफी चाहिए, मसल साइज इंक्रीज चाहिए। लेकिन जो मैक्सिमम स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिनके केस में वेट एक लिमिटेशन होता है, और ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉक्सर्स, स्विमर्स, एमएमए फाइटर्स, साइक्लिस्ट, जिमनास्ट, बहुत सारे एथलीट्स, इन सबके केस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि अपना जो वेट है वो बहुत ज्यादा वेट कैटेगरी से बाहर नहीं बढ़ा सकते। हाउएवर उस पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में रहते हुए वो अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो द क्वेश्चन इज कि क्या स्ट्रेंथ गेन वेट गेन के बिना पॉसिबल है? तो आंसर इज 100% पॉसिबल है। अब ऑफ कोर्स ये जो कंसेप्ट है ये बहुत डीप कंसेप्ट है, हर एक को इंडिविजुअल को प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ता है कि उसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, उस पर क्या चीज इफेक्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही। लेकिन कुछ कॉमन कंसेप्ट है जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, ताकि एक बेस जो है वो आपके दिमाग में आ जाए। अगर इससे ज्यादा डिस्कस करना है तो उसके ऊपर जो आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बुक्स हैं उन्हें और डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। ये एक मैं ओवरऑल आपको अच्छी आउटलाइन दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जो बेसिक मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाए। प्लीज अंडरस्टैंड कि रिसर्च में क्लियरली दिखाया गया है कि जितना मसल मास एक इंसान कैरी करता है, ऑटोमेटिकली उसकी जो फोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, बिकॉज उसका सर्फेस एरिया होता है, ग्राउंड सर्फेस एरिया होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, उसका बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में आप हैं, लेट्स से यू आर एन एमएमए फाइटर, तो अगर आपका जो मसल मास है ज्यादा है, तो आपका जो ओपोनेंट होगा ऑटोमेटिकली वो उसको आपको पुश करने में मुश्किल होगी, क्योंकि आपका फोर्स प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, आपका बेस ऑफ सपोर्ट बैलेंस के लिए भी बेटर होगा। लेकिन लिमिटेशन भी आती है, क्योंकि सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वाले लोग हैं या बाकी स्पोर्ट्समैन हैं वो अपना वेट ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज एक वेट कैटेगरी में वो खेलते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं तो एक स्पोर्ट्समैन के केस में मल्टीपल तरीके की टेक्निक्स और ट्रेनिंग कंसेप्ट्स यूज किए जाते हैं, तभी वो एक कंप्लीट एथलीट बनता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक बॉक्सर की बात करता हूं, तो एक बॉक्सर को अमेजिंग अमाउंट ऑफ वेट ट्रेनिंग, उसके साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग यानी उसकी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग यानी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग, उसके साथ साथ उसको ट्रैक एंड फील्ड की, एथलेटिक्स की, एजिलिटी ट्रेनिंग वगैरह में और एंड्योरेंस ट्रेनिंग, इन सारी की सारी ट्रेनिंग्स को यूज करना पड़ेगा, तभी वो एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सर बन पाएगा। इस टाइप की ट्रेनिंग को हम कहते हैं हाइब्रिड ट्रेनिंग। आई गिव एन एग्जांपल अपने पर्सनल केसेस में। मैं बहुत सारे इंडिया के टॉप एथलीट्स को जो है वो कंसल्ट करता हूं, ट्रेन भी करता हूं, काफियों को मैंने करा है डिफरेंट स्पोर्ट्स में। बॉडी बिल्डर इज जस्ट वन स्पोर्ट जिनको मैं कंसल्ट करता हूं, उसके अलावा बहुत सारे स्विमर्स, बहुत सारे स्क्वॉश प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, इनको मैं कंसल्ट करता हूं या ट्रेन करता हूं, और भी स्पोर्ट्समैन। अब जब फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्वॉश प्लेयर को लेता हूं, जब मैं एक स्क्वॉश प्लेयर को ट्रेन करूंगा तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स देखे जाएंगे। अब एक फैक्टर तो आएगा जो उसका स्क्वॉश का स्पोर्ट है, वो करेगा वो अपने कोच के अंडर प्रैक्टिस। तो इसलिए आप किसी भी टॉप स्पोर्ट्समैन को देखें, उनके साथ मल्टीपल लोग एसोसिएटेड होते हैं। एक होता है उनका कोच, उन्हें स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराएगा। तो मेरे केस में जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पार्ट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट है, जो स्पीड एंड एजिलिटी ट्रेनिंग पार्ट है, जो एंड्योरेंस पार्ट है, उनके केसेस में स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पार्ट जो हुआ, ठीक है, और उसके साथ उनका न्यूट्रिशन पैटर्न का सप्लीमेंटेशन, वो सारा मेरे अंडर आता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग, तब उसको वो एक पर्टिकुलर हाइट पे अचीव करने में उसे हेल्प करता है, और तभी वो एक मेडल विनिंग स्पोर्ट्समैन बन सकता है। इसीलिए एक स्पोर्ट में इतना टाइम, इतना मनी, इतने रिसोर्सेज जो है वो इन्वेस्ट होते हैं। इसका एक और बहुत अमेजिंग एग्जांपल है 90s में, अगर आपने सुना होगा, देयर वाज एन अमेजिंग बॉक्सर, इसका नाम था इवैंडर हॉलीफील्ड। जैसे माइक टाइसन था, उतना ही अमेजिंग बॉक्सर थे इवैंडर हॉलीफील्ड। जब इवैंडर हॉलीफील्ड की ट्रेनिंग को एनालाइज करा गया तो देखा कि वो बहुत ही परफेक्टली हाइब्रिड ट्रेनिंग करते थे रोज। ही यूज्ड टू ट्रेन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अ डे। एक टाइम वो करते थे अपने बॉक्सिंग कोच के अंदर अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग, आफ्टरनून में वो प्लायोमेट्रिक्स और कंडीशनिंग की प्रैक्टिस करते थे। वर्ल्ड फेमस कोच जो है डॉक्टर फ्रेड हैटफील्ड, जिन्हें डॉक्टर स्कॉट का नाम भी दिया था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1000 पाउंड स्कॉट मारा था, उनके अंडर वो कंडीशनिंग और प्लायोमेट्रिक्स की ट्रेनिंग करते थे। और इवनिंग में वो करते थे प्रॉपर वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सेवरल टाइम मिस्टर ओलंपिया ली हैनी के अंडर।
तो आप देखिए कैसे वर्ल्ड के टॉप कोचेस उन्हें डिफरेंट चीज में ट्रेन कर रहे हैं, तब जाके वो अपने स्पोर्ट में इस टॉप लेवल पे पहुंच पाए। हाउएवर, जब हम इन सारे फैक्टर्स की बात करते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया, कि जो एक्स्ट्रा वेट होता है, स्पेशली अगर आपका मसल मास बढ़ेगा तो आपका वेट बढ़ेगा। तो एक्स्ट्रा जो वेट है या ह्यूज अमाउंट ऑफ मसल मास है वो डिजायरेबल नहीं होता है, क्योंकि वेट एक लिमिटेशन होती है। इसीलिए डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट तरीके से होती है, उनके गोल्स अलग होते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग की बात करें तो उनका जो गोल होता है वो मसल मास को मैक्सिमाइज करना होता है, तो इसलिए वो बहुत ही स्लो और कंट्रोल्ड रेपिटेशन और वर्कआउट करते हैं, टेम्पो ट्रेनिंग करते हैं, और उसके साथ उनकी डाइट बहुत ह्यूज रहती है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एनाबॉलिक्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ताकि मसल मास जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, बॉडी बिल्डर्स वर्सेस पावर लिफ्टर्स। आप एक बार वो वीडियो देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ और पावर को इंक्रीज करने की, तो उस केस में सिर्फ मसल मास ही है जो चीज नहीं है वो रोल प्ले करता है। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है आपकी न्यूरल एफिशिएंसी, यानी आपकी न्यूरो मस्कुलर एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल जो वेट लिफ्टर्स वगैरह होते हैं, जो क्लीन एंड जर्क या स्नैच मूवमेंट्स वगैरह करते हैं, इन मूवमेंट्स में उनको अपने मसल मास से ज्यादा अपनी न्यूरल एफिशिएंसी पे वर्क करना होता है। जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है जब आपके नंबर ऑफ मसल फाइबर्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, और जो आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनका फायरिंग रेट इंक्रीज होता है। इसको अगर आप और डिटेल में स्टडी करेंगे कि मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं और कैसे फायरिंग रेट इंक्रीज होता है और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह में, और स्ट्रेंथ एंड कंडीशन थोड़ा डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन इसको मैं कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करता हूँ तो आपको समझ में आए कि स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह हम अपनी जो मोटर न्यूरॉन की एफिशिएंसी का फायरिंग रेट है वो बढ़ा सकते हैं, और किस तरह लोग इसे यूटिलाइज करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग योर वेट। सबसे पहले तरीका जो होता है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का विदाउट इंक्रीजिंग योर वेट इज टू स्टार्ट लिफ्टिंग हैवी। यस, हैवी लिफ्टिंग एक सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब मैं हैवी लिफ्टिंग की बात करता हूं तो अपने 80 to 100% ऑफ 1 RM यानी 1 रेप मैक्स के जो कैपेसिटी होती है, जिसमें अपने 1 to 4 रेप जो मैक्स है, उस पर्टिकुलर रेंज में जब आप हैवी लिफ्ट करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो अमेजिंग तरीके से बढ़ती है। जब आप इस पर्टिकुलर रेंज में इतना हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं तो इन मैक्सिमम केसेस जो आपका जो मसल फाइबर्स हैं वो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स जो हैं वो फटीग होते हैं, वो यूटिलाइज होते हैं। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं इनका काम प्राइमरीली स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग होता है, ये बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं। इस तरह की लिफ्टिंग में जो आपकी हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स होती हैं वो एक्टिवेट ज्यादा होती हैं। अब मोटर यूनिट्स या हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा साइंटिफिक जो है अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं इसमें, समझाना एक वीडियो में आपके आसान नहीं होगा, और काफ़ी जो ऑडियंस है वो इस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं होती है, तो वो थोड़ा सा जो है इसमें कंफ्यूज हो जाती है। तो मैं आपको बहुत बेसिक समझाता हूं। जब हम मोटर यूनिट की बात करते हैं तो उसमें एक होता है मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन आपके ब्रेन सेल्स होते हैं, और वो मसल फाइबर्स जिनको ये जो आपके ब्रेन सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं ये एक्टिवेट करते हैं। जो मसल फाइबर्स आपके जो ब्रेन सेल्स यानी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट करते हैं, उनको करने के लिए ब्रेन से एक सिग्नल जाता है, और वो सिग्नल बताता है कि उस पर्टिकुलर मसल फाइबर को या मसल सेल को कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है। एक मोटर न्यूरॉन जो होता है वो हंड्रेड्स ऑफ मसल फाइबर्स को एक साथ एक्टिवेट कर सकता है, और ये जो एक्टिवेशन होता है ना आपका जो मसल फाइबर्स का या मोटर न्यूरॉन का, इसी को हम प्रैक्टिस कहते हैं। जितना ज्यादा आप पूछ रहे हैं कि क्यों इतनी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्यों एथलीट इतना प्रैक्टिस करते हैं, इट इज टू बिल्ड दिस न्यूरल एफिशिएंसी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितना आप एफिशिएंट होंगे लिफ्टिंग में, उतने ज्यादा जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उन्हें आप एक्टिवेट कर पाएंगे। तभी मैं आप लोगों को सबसे पहले कहता हूं कि सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए किसी भी इंसान का, स्पेसिफिकली जो बिगिनर्स वगैरह होते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो लिफ्टिंग के, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में सबसे पहले क्या आता है? लिफ्टिंग हैवियर वेट्स। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हार्डर प्रैक्टिस करेंगे, जितना हैवियर लिफ्ट करेंगे, उतने ज्यादा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, और ऑटोमेटिकली जितने मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे ब्रेन में, उतने ज्यादा मसल फाइबर जो है आपके वो एंगेज होंगे, वो एक्टिवेट होंगे, और जितने ज्यादा मसल फाइबर एंगेज और एक्टिवेट होंगे उतनी आपकी फोर्स प्रोडक्शन बढ़ेगी। इसीलिए जो ट्रेन्ड इंडिविजुअल होते हैं वो ज्यादा मसल फाइबर रिक्रूट कर पाते हैं एक अनट्रेन्ड इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। इसका प्राइमरी एग्जांपल आप देखिए कि जो बिगिनर होता है, जो एब्सोल्यूट बिगिनर होता है, वो बेसिक लिफ्टिंग में भी अपने आप को प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। उसमें स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, स्ट्रेंथ ओवरऑल किस तरह डेवलप होगी, क्योंकि वो उसकी जो न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी है वो बहुत कम है, उसके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में
वो अभी बहुत ज्यादा मसल फाइबर्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे वो ट्रेन होता रहता है, एक्सपीरियंस एथलीट बनता रहता है, वैसे वैसे जो उसकी टेक्निक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, उसके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो और एक्टिवेट होते जाते हैं और उतने ज्यादा वो उसके मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करते जाते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते रहते हैं, उसकी फोर्स प्रोडक्शन को बढ़ाते रहते हैं। जो फर्स्ट तरीका होता है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का विदाउट इंक्रीजिंग योर वेट, दैट इज थ्रू लिफ्टिंग हेवियर वेट, स्पेशली 80 to 100% 1 rep मैक्स की कैपेसिटी में। और ये जैसे मैंने बताया, अगर आप जिम में हैं तो आपको ओकेजनली ऐसा अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन जनरली आपको इस रेंज में लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपका एम हाइपरट्रॉफी होता है। ये मैं स्पोर्ट्समैन के केस में कह रहा हूं, जिनको मैं पर्सनली भी जब ट्रेन करता था हाइपरट्रॉफी के साथ साथ स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट ज्यादा कराता था। जो सेकंड तरीका होता है जो काफी सारे स्पोर्ट्समैन स्पेसिफिकली यूज करते हैं लिफ्टिंग में, वो होती है लिफ्टिंग स्पीड, स्पेसिफिकली एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स, जो आपकी एक्सप्लोसिव पावर को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। जो आप प्लायोमेट्रिक वर्कआउट्स करते हैं, जो आप वेट लिफ्टिंग मूवमेंट्स करते हैं एक्सप्लोसिव, कई लोग वेट ट्रेनिंग मूवमेंट्स को भी एक्सप्लोसिव तरीके से स्पेसिफिकली करा जाता है कई केसेस में, या आप कोई हैवी जैसे मेडिसिन बॉल्स वगैरह यूज करते हैं, केटलबेल स्विंग्स वगैरह करते हैं और केटलबेल मूवमेंट्स होती है जो सारी एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स हैं, ये सारी की सारी जो मूवमेंट्स होती है एक्सप्लोसिव पावर को इंक्रीज करने में काम करती हैं, बिकॉज जो इनकी लिफ्टिंग स्पीड होती है, इनकी जो स्पीड होती है मूवमेंट परफॉर्म करने की, वो बहुत तेज होती है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल आपकी बॉडी में, और किस तरह इलास्टिक एनर्जी है उसको यूज करती हैं ये चीजें। इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा, जबकि इसका एग्जांपल और डिटेल में होगा अगर आप इसकी स्टडी करें। लेट्स से अगर आपने जंप मारनी है, जब आप जंप मारते हैं तो आप जंप कैसे मारते हैं? आप कभी भी बिल्कुल सीधे खड़े होकर जंप नहीं मार सकते। आपको जंप मारने के लिए बेंड करना ही पड़ेगा, लेग्स को बेंड करेंगे और तभी आप एक्सप्लोसिव पावर लेंगे और आप जंप करेंगे। अब इसमें दो चीजें होती हैं। पहली, ये क्यों होता है कि जब आप बेंड करते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उस पोजीशन में, वो एक्सप्लोड होकर, वो जो इलास्टिक कंपोनेंट होता है उसमें वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आपको वो जंप में हेल्प करती है। ये जो एनर्जी, अब इसमें स्पीड बहुत मैटर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं अभी आप जंप मारे, अब आप एकदम बेंड होंगे और इमीडिएटली आप अपने को ऊपर जो है जमीन को पुश करेंगे, अपने को ऊपर पुश करेंगे ताकि आप मैक्सिमम जंप मार सके। लेकिन अगर आप उस स्पीड को स्लो कर दें, यानी आप बेंड हो जंप मारने के लिए लेकिन आप थोड़ा वेट कर ले, तो आप उतनी जंप नहीं मार पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो ज्यादा समय के लिए नहीं होती है, वो डिसिपेट हो जाती है। इसलिए स्पीड जो है वो मैटर करती है। इसलिए इन पर्टिकुलर मूवमेंट्स में जहां पे एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स चाहिए होती हैं, स्पीड चाहिए होती है, उस तरह की प्रैक्टिस मूवमेंट्स कराई जाती हैं जिनमें एक्सप्लोसिव जो है लिफ्ट्स हैं वो यूज होती है, जिसमें स्पीड ऑफ लिफ्टिंग जो है वो ज्यादा होती है। यह तरीका एक और होता है जिसमें आप अपनी पावर और स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग योर ओवरऑल वेट। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का विदाउट इंक्रीजिंग योर बॉडी वेट, वो होता है अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम को कम करने का। देखिए, ट्रेनिंग वॉल्यूम का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है मसल हाइपरट्रॉफी का। जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो हाई वॉल्यूम पे ट्रेन करते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि जो जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिकली जो पावर लिफ्टर्स होते हैं या जो वेट लिफ्टर्स होंगे, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको पावर मूवमेंट, जो अपनी पावर कैपेसिटी डेवलप करनी है या स्ट्रेंथ डेवलप, उनके केस में बहुत हेल्पफुल नहीं होंगे। वो हाइपरट्रॉफी के केस में जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग बहुत हेल्प करती है। तो जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहते हैं विदाउट इंक्रीजिंग योर मसल मास, तो आपको ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग कम करना पड़ेगा। हफ्ते में 6 बार या 5 से 6 बार ट्रेन करना, मल्टीपल सेट्स, मल्टीपल एक्सरसाइज वाली जो ट्रेनिंग कंसेप्ट है वो बॉडी बिल्डर्स में यूज होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो एम होता है वो हाइपरट्रॉफी होता है। अपनी स्ट्रेंथ पे प्राइमरीली फोकस करने के लिए, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए आपको वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। अपना ओवरऑल जो कैपेसिटी ऑफ लिफ्टिंग है, अमाउंट ऑफ लिफ्टिंग, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको 80 to 100% 1 rep मैक्स में उस कैपेसिटी में लिफ्ट करना पड़ेगा। एक्सप्लोसिव लिफ्ट करना ज्यादा पड़ेगा, आपको स्पीड ऑफ लिफ्टिंग आपकी ज्यादा होनी चाहिए, और आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जनरली जो यूज होती है स्पोर्ट्समैन के केस में भी ऐसी ट्रेनिंग में, दैट इज एटलीस्ट 2 to 3 times a week। इससे ज्यादा जनरली जो स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग है वो यूज नहीं होती है, बहुत रेयर केसेस में होती है। इसलिए अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल भी दूं, तो मैं जब स्पोर्ट्समैन को ट्रेन करता था, लेट्स से मैंने अभी स्क्वॉश प्लेयर का एग्जांपल दिया, अब मैं और लेट्स से स्विमर का एग्जांपल देता हूं। तो स्विमर के केस में भी जो मैक्सिमम ट्रेनिंग होती है, वेट ट्रेनिंग, दैट इज नॉट मोर देन 3 days a week। उसके अलावा उसको कुछ आउटडोर कंसेप्ट्स में, आउटडोर पैटर्न में ट्रेन करा जाता है जहां पे प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग वगैरह होती है। ऑफ कोर्स फिर वो पीरियडाइजेशन कंसेप्ट से वेरी करती है कि कब उसका इन सीजन चल रहा है, ऑफ सीजन चल रहा है, उस हिसाब से वेरी करती है। जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बेस पे आप स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग योर बॉडी वेट, वो होता है कि जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इस टाइप की करते हैं
तो कभी भी फेलियर पे हम नहीं जाते इन मैक्सिमम केसेस। फेलियर अगेन, जैसे वॉल्यूम हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग है, वैसे फेलियर जो कंसेप्ट है ट्रेनिंग का, उसके अपने यूजेस हैं, लेकिन वो यूज अगेन किस चीज में है? बॉडी बिल्डिंग टाइप ट्रेनिंग यानी हाइपरट्रॉफी बेस्ड ट्रेनिंग में। जब हम फेलियर की बात करते हैं तो फेलियर किस तरह अचीव करते हैं? आप अचीव करते हैं फेलियर बाय रिड्यूसिंग द टाइमिंग बिटवीन सेट्स के बीच में टाइम होता है उसे रिड्यूस करके, ठीक है, मैक्सिमम अपने आप को पुश करके, पंप के लिए वर्क करके, बर्न के लिए आप वर्क करते हैं। लेकिन ये जो कंसेप्ट होते हैं, ये कंसेप्ट जो होते हैं, ये जो स्पोर्ट्स में जिन्हें स्ट्रेंथ डेवलप करनी है प्राइमरली, उनके केस में रिक्वायरमेंट नहीं होती। काफी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सर आप सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी और मायोफाइब्रिल जो हाइपरट्रॉफी है उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। उस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट में आपको बताता हूं। आपकी मसल सेल में एक फ्लूइड होता है जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड कहते हैं। तो जब सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है मसल सेल्स के अंदर इस सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना, और इससे आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ में ज्यादा इंक्रीज नहीं आता है। और ये टाइप की जो हाइपरट्रॉफी होती है या जो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी होती है वो होती है जिसपे बॉडी बिल्डर ज्यादा फोकस करते हैं, यानी आपकी जो मसल साइज है उसको बढ़ाने पे। जो मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी होती है उसके ऊपर फोकस करते हैं बाकी एथलीट्स जिनको मसल साइज पे फोकस नहीं करना होता। इस पर्टिकुलर हाइपरट्रॉफी में जो आपके मसल फाइबर्स होते हैं उनके साइज के इंक्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ऑफ कोर्स इसमें हाइपरट्रॉफी भी होती है, जैसे सार्कोप्लाज्मिक के केसेस में स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, लेकिन मैक्सिमम जो आपका इंक्रीज होता है वो आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। और जैसे मैंने बताया दोनों कंसेप्ट में अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहां पे मैं एक शॉर्ट आपको इस पे कंसेप्ट में समझा रहा हूं। तो जब आप फेलियर पे ट्रेन करते हैं या फेलियर कंसेप्ट को यूज करते हैं ट्रेनिंग में, तो आपकी सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी को इंक्रीज करता है ज्यादा। तो अगर आप मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी पे फोकस करना चाहते हैं तो इससे पहले मैं आपको जो पॉइंट्स बताए कि किस तरह लिफ्टिंग स्पीड और अमाउंट ऑफ वेट या लिफ्टिंग, वो सारी चीजें उन पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। एक और रीजन आता है, जबकि वो बहुत डायरेक्ट रीजन नहीं है लेकिन वो भी मैटर करता है, वो होता है रेस्ट पीरियड्स। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो हमेशा, बिकॉज उनको हाइपरट्रॉफी चाहिए होते हैं, रेस्ट पीरियड जो है वो कम लेते हैं। 60 to 120 सेकंड्स का जनरली उनका ब्रेक होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन उनका जो एम होता है दैट इज टू, अगेन जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, बर्न के लिए, पंप के लिए वर्क करना। हाउएवर स्ट्रेंथ एथलीट के केस में उनको प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, बिकॉज उनकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम में लिफ्ट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया 80 to 100% वन रेप मैक्स में। ऐसे केसेस में रेस्ट इसलिए भी चाहिए होता है क्योंकि सिर्फ मस्कुलर फटीग नहीं, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी आप काफी केसेस में देखेंगे अगर कोई 1 to 2 रेप मैक्स लिफ्ट कर रहे हैं, स्पेशली एडवांस एथलीट्स, तो उनको कम से कम 4 से 5 मिनट तक का रेस्ट चाहिए होता है कई बार लिफ्टिंग के एक सेट के बीच में। और वो जो रेस्ट है वो उनके मस्कुलर सिस्टम को रेस्ट देने के लिए नहीं है, उससे ज्यादा उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रेस्ट देने के लिए। ऑल्सो एक और तरीका होता है अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का विदाउट इंक्रीजिंग बॉडी वेट, वो होता है प्राइमरली फोकसिंग ऑन हेवी कंपाउंड मूवमेंट्स। जो आइसोलेशन मूवमेंट्स होती है उनकी भी अपनी जगह होती है स्ट्रेंथ एथलीट्स के केस में, लेकिन बहुत मिनिमल। आइसोलेशन मूवमेंट्स का जो प्राइमरी यूज करते हैं, अगेन वो बॉडी बिल्डर्स वगैरह करते हैं या फिजिक एथलीट्स करते हैं, बिकॉज उनको हाइपरट्रॉफी की रिक्वायरमेंट होती है। जो स्ट्रेंथ एथलीट्स होते हैं या जो मैक्सिमम स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको जो बेसिक हाइपरट्रॉफी मूवमेंट्स या आइसोलेशन हाइपरट्रॉफी मूवमेंट्स है उनका कोई स्पेशल यूज नहीं होता है। इसलिए जिन एथलीट्स को मैं ट्रेन करता था, मैंने उनको हार्डली कभी आर्म्स का एक आइसोलेशन कोई वर्कआउट कराया है, या उनको मैंने बहुत कम जो है वो उनको मैंने आइसोलेशन मूवमेंट्स कराई हैं। मैक्सिमम मूवमेंट्स जो मैंने कहा था वो हेवी कंपाउंड मूवमेंट्स उनके वर्कआउट में इन्वॉल्व होती थी। जो लास्ट पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ट्रेनिंग को लेके नहीं है, वो है आपके फूड इंटेक को लेके, आप उसे कैलोरी इंटेक भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिलेमा आता है। ऑफ कोर्स यू हैव टू ईट क्लीन बट यू हैव टू ईट लेस, आपको थोड़ा कम खाना पड़ेगा। काफी लोग इसमें कैलोरीज वगैरह कैलकुलेट करते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज ट्रेनिंग कैपेसिटी के हिसाब से कैलोरी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। हाउएवर लेट्स से आप कर भी रहे हैं तो इसमें भी एक कैच-22 सिचुएशन आती है। वो ये आती है कि अगर आप, ऑफ कोर्स क्लीन तो आपने खाना ही है, वो सारे एथलीट्स को चाहिए होता है, लेकिन अगर आप जो फूड अमाउंट है उसे बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ भी जो है वो स्टैग्नेट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपकी जो हंगर पैटर्न्स हैं, जो आपकी बॉडी की डिमांड्स हैं खाने की, वो इंक्रीज हो जाएंगी। इसीलिए जो एथलीट होता है उसको अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, समझना पड़ता है उसको कि उसकी बॉडी किस तरह के फूड इंटेक में, किस तरह के ट्रेनिंग पैटर्न में कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। इसे जब लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं ना वीडियोस के ऊपर कि सर डाइट बना दो, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया कि बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, वो इंडिविजुअल के हिसाब से आते हैं।
इसलिए इन मैक्सिमम केसेस जो मेरे पास स्पोर्ट्समैन जो मेरे जेनेसिस प्रो प्रोग्राम में मेरे अंदर ट्रेन कर रहे होते हैं, उनको मैं कोशिश करता हूं कि वो एक आध बार आके मेरे से मिलें, कुछ सेशंस वो पर्सनली मेरे अंदर लें, ताकि मैं उनके वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो दूर कर सकूं। और काफ़ी लोग इंडिया के अराउंड इंडिया से, काफ़ी लोग जो फॉरेन में भी मेरे जो ट्रेनीज हैं जो वहाँ से कई बार इंडिया आते हैं, तो दे डेफिनेटली कम टू मी और काफ़ी सारे सेशन में मेरे अंदर लेते हैं जो मेरे जेनेसिस प्रो प्रोग्राम में जो है एंगेज होते हैं। ऑफ कोर्स जेनेसिस में मेरे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स हु आर देयर इन जेनेसिस प्रोग्राम, जो मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम है, वो भी मेरे से फ्रीली आके मिल सकते हैं कभी भी और मेरे अंदर कुछ कपल ऑफ सेशन वो ट्रेन कर सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो है इसने आपको क्लियर कर दिया होगा कि किस तरह आप अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग योर बॉडी वेट, जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली स्पोर्ट्समैन के केस में। इसके ऊपर मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा है जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आप उस आर्टिकल को रेफर करिए। मेरी जो वेबसाइट है vstupid.com, उस पर सारे मेरे आर्टिकल, सारी की सारी ई बुक्स वगैरह और सारे ऑनलाइन प्रोग्राम वगैरह सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। जो भी आपको आर्टिकल्स या कुछ भी रेफरेंस चाहिए वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे यानी vstupid.com पे आपको मिल जाएगी। आप जब उस आर्टिकल को ढंग से पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे, आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से रिसर्च स्टडीज और कैसे जो रिसर्च स्टडीज हैं वो आपको बताएंगे किस तरह से ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाए और डिटेल में अगर आपको पढ़ने हैं आप उस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी स्टूपिड।